हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपके लिए इंडियन एंड पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज है दोस्तों, उसके लिए अगला लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि अब हमें आगे कैसी रणनीति बनानी है, कैसे कैसे पार्ट बाई पार्ट हमको पूरी पॉलिटी को कवर करना है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि हम पिछली वीडियो में सारी वीडियो जितनी भी है वहाँ पर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, है ना, सारी चीज़ें, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था, कैसे बनाया गया था, और साथ ही साथ दोस्तों हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा। और जितने भी टॉपिक थे हमारे वो ना, जो सोर्स वाला था दोस्तों कि हमारे संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी थी पहले से ही। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने संविधान में पार्ट बाई पार्ट दोस्तों पढ़ने के लिए। हम एक एक भाग करके संविधान का पढ़ेंगे और उनके आर्टिकलों को जानेंगे और उन भागों की विशेषता के बारे में जानेंगे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हम जब भी संविधान पढ़ें तो हम एक भागों में डिवाइड करके पढ़ें दोस्तों, क्योंकि हमें एक आइडिया हो जाता है कि ये सारी बातें जो बोली गई, जो भी प्रोविजन है, जो भी प्रावधान है, वो इस एरिया में या इस भाग में बातें बोली गई हैं। तो हम ऐसे करके दोस्तों अपने क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाते हैं। हमें एक ओवरव्यू पता चल जाता है कि ये बातें इस भाग में बोली गई हैं, तो हम यहाँ से क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं और हम उसे छांट के सही आंसर पहुँच भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे आज, क्लास हमारी 8वीं है आज। और दोस्तों आपको दिख रहा है सबसे पहले संघ एवं इसके क्षेत्र। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दोस्तों। तो हमें पता होना चाहिए कि जो भारत है, भारत का जो संविधान है, संविधान का जो पहला भाग है, पहले भाग का नाम क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र या क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, पता होना चाहिए कौन सा पार्ट है दोस्तों, ये भाग 1। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल हैं 1 से लेके 4 तक। तो जितने भी राज्यों की बात है, ठीक है, वो सारी बातें कहाँ बोली गई हैं? राज्य क्षेत्र की भाग 1 में कौन कौन से आर्टिकल है 1 से लेके 4 तक। तो हमें आइडियली पता होना चाहिए। ठीक है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पार्ट 1 और आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। तो दोस्तों हम इनको देखेंगे एक एक आर्टिकल करके कि क्या क्या प्रोविजन दी गई। ठीक है, तो इनके प्रावधान देखते हैं। तो भाई अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया, इसका क्या मतलब है? और राज्यों का संघ। दोस्तों जब हमारा संविधान बना था, कौन बना रहा था? संविधान सभा। तो 2 मत निकल के आए कि भारत का नाम क्या रखें। एक ग्रुप था वो बोल रहा था भारत का नाम ये रखे, और एक ग्रुप बोल रहा था कि भारत का नाम ये रखे। तो भाई सवाल ये था कि हमारे संविधान में अपना नाम क्या रखें। जैसे दोस्तों आप अपने कॉलेज स्कूल जाते हैं, छोटे होते हैं आप, तो आपके घर का नाम कुछ और होता है और बाहर का नाम कुछ और होता है। तो बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि भाई हमें बच्चे का स्कूल में नाम लिखवाना है, वो किस नाम से लिखवाएं, मतलब इसकी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अपनी पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए, इसके लिए हमें एक नाम की जरूरत होती है। जैसे आपके नाम की जरूरत है आपको स्कूल में, कॉलेज में, मार्कशीट में, वैसे ही दोस्तों भारत का भी तो एक डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी तो कुछ नाम होगा संविधान में। ठीक है, मतलब भारत का भी तो कुछ नाम होगा संविधान में, बिल्कुल होगा। तो भाई इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हमने सर्च करी, ठीक है, रिसोर्स किए। तो जो हमारे संविधान के जो फादर थे दोस्तों, उन्होंने एक मीडियम मार्ग अपनाया, एक मध्यम मार्ग अपनाया और बोला कि हम इसका एक दो पक्ष थे ना दोस्तों, एक बोल रहा था ये नाम रखो, ये बोल रहा था ये रखो। क्वेश्चन ये था दोस्तों, एक पक्ष बोलता था कि भारत नाम रखा है हमारा संविधान में, एक पक्ष बोलता था कि भाई इंडिया नाम रखा जाए। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमें दोनों का ख्याल रखा, तो बोला कि हम इंडिया का नाम ऐसा रखते जो हमारे आधुनिक भारत को भी ध्यान में रखे और प्राचीन भारत को भी दोस्तों। तो हमने प्राचीन भारत को ध्यान में रखते हुए हमने बोला हम इसका नाम भारत रख देंगे। वहीं हमने सोचा कि आधुनिक भारत का नाम, आधुनिक समय को देखते हुए हम इसका नाम इंडिया रख देंगे। ठीक है, तो दोनों को मर्ज करके हमने एक नाम दिया, दैट इज इंडिया। क्या इंडिया? भारत अर्थात इंडिया, मतलब इंडिया, क्या इंडिया? दैट इज भारत। क्या? दैट इज भारत। ठीक है, देखो इंडिया दैट इज भारत, इसका क्या मतलब है? देखो यही शब्द ध्यान रखना है, इंडिया दैट इज भारत। जो इंडिया है ना वही भारत है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंडिया है वही भारत है। इंडिया जो भारत है, दैट का प्रयोग किया है दोस्तों यहाँ पे, न तो इंडिया और भारत, न भारत या इंडिया, ऐसा शब्द नहीं। जो इंडिया है
वो भारत है, ठीक है। इंडिया जो भारत है, कुल मिला के इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जो इंडिया है वही भारत है, हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। तो दोस्तों हमारे संविधान में हमारा नाम क्या है, हमारे देश का नाम इंडिया दैट इज भारत, मतलब भारत अर्थात इंडिया, दोनों नाम से हमारे संविधान में हमें मेंशन किया गया, ठीक है। आगे दोस्तों सवाल ये है, आर्टिकल 1 में एक शब्द जोड़ा गया है दोस्तों, राज्यों का संघ। इसका क्या मतलब है दोस्तों? राज्यों का संघ मतलब भारत है ना, तो वहां पर राज्य लिखा गया केवल, न संघ लिखा गया है केवल, नाम लिया है भाई दोस्तों, नाम लिया है राज्यों का संघ। इसका क्या मतलब है? मान लो हमारे छोटे छोटे राज्य हैं सब, ठीक है, ये बहुत सारे स्टेट हैं, और हमारी एक जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इनसे कोई एग्रीमेंट करके नहीं बैठी, ऐसा कोई समझौता नहीं है केंद्र और राज्य के बीच कि भाई हमारे पास ये एग्रीमेंट है और हमारा स्टेट और सेंटर का ये रिलेशन है, नहीं। मतलब ऐसा रिलेशन होता दोस्तों, एग्रीमेंट होता तो आए दिन हमारे देश के जो राज्य हैं आए दिन टूटते, और मतलब हमारे देश से एग्रीमेंट तोड़ के, सरकार से एग्रीमेंट तोड़ के बाहर निकल जाते, किसी और देश में मिल जाते, है ना। तो हमने क्या किया, हमने ऐसा नाम सुना, हमने ऐसी चीज़ देखी कि ऐसा शब्द देखा जिसमें बोला गया राज्यों का संघ। जो इंडिया है दोस्तों, हमारा देश है, वो कोई भारत और राज्य अलग अलग नहीं है, न केंद्र और राज्य अलग अलग नहीं है। जहाँ ऐसा शब्द भी प्रयोग किया गया दोस्तों, जहाँ राज्य सेपरेटली कभी भी फील ना करे, मतलब किसी भी हालत में राज्य केंद्र से अलग नहीं है और संघ से अलग नहीं है, मतलब यूनियन से अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ना तो ग्रुप शब्द यूज किया, कौन सा शब्द, अब देखो हम अपन लोग होते हैं किस में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में लोग छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है ना भाई। ग्रुप में ज्वाइन करोगे, बहुत से लोग ग्रुप तोड़ देते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है, ग्रुप है एक, ठीक है, वहाँ पे लोग तोड़ के चले जाते हैं अपने। और बहुत सारे अपन घर में ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाते हैं, तब भी चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ शब्द यूनियन यूज किया गया है, क्या, यूनियन, मतलब राज्यों का संघ। किसका संघ? राज्यों का संघ, मतलब राज्य केंद्र से या हमारे देश से कतई अलग नहीं है भाई, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, और कहीं ना कहीं दोस्तों वो कंप्लीटली इनके अंतर्गत ही हैं, है ना। नहीं तो दोस्तों ये आए दिन अपन के एग्रीमेंट तोड़ते और बाहर चले जाते, ठीक है ना। ओके, तो हमें चीज़ क्या समझ में आई यहाँ पे कि भाई राज्यों का संघ का मतलब क्या है कि भाई केंद्र और जो हमारी सरकार है ना, उसके जो हमारे छोटे छोटे हमारे राज्य हैं उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है कि वो छोड़ के चले जाए भाई, दैट इज यूनियन, ठीक है। यहाँ पे यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे राज्यों का संघ है, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना, ये शब्द पूछा गया कई बार कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 में भारत में ये कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो राज्यों का संघ, ठीक है। अनुच्छेद 2, संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, सारी पावर किनके पास होती है यहाँ पे, पार्लियामेंट के पास, कि पार्लियामेंट कोई भी नया राज्य बना के संघ में ऐड कर सकती है ना, संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, कोई भी नए राज्य एंट्री कर सकती है, ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 3 देखो दोस्तों, राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति सिर्फ संसद को, मतलब दोस्तों स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य पुनर्गठन। दोस्तों इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको पता है आज़ादी से पहले हमारे बहुत ज़्यादा राज्य नहीं थे और हमारे देश में रियासत नहीं थी दोस्तों, आपको पता है देसी रियासत है। तो कहीं ना कहीं हमको एक नए फॉर्मेशन में प्रशासन को चलाने के लिए, ठीक है ना, तो हमें एक राज्यों का निर्माण करना था, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम कैसे इन्हें इंटीग्रेट करें और सारे काम को कैसे कंट्रोल मैनर में इनको अपने राज्यों को लेके आए, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों बहुत सारे काम किए गए, राज्यों को एक किया गया, ठीक है, और कहीं ना कहीं नए नए राज्य बनाए गए, आपको पता ही है ना, कितने सारे नए राज्य बने थे। उससे पहले तो इतने राज्य नहीं थे हमारे, जो आज के टाइम में 28 राज्य हैं, ठीक है ना। तो हमारे जब हम आज़ाद हुए थे तब कुछ और राज्य थे, और जो 1956 का एक्ट आया था उसमें कुछ और राज्य थे। और हमारे देश में आपको शायद पता हो दोस्तों, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे पहले भी हमारे पास 4 टाइप के स्टेट थे, कितने, 4 टाइप के, ठीक है ना। उसके बाद उन्हें मर्ज करके कैसे 2 टाइप के में कन्वर्ट किया गया, तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो भाई ये पता होना चाहिए
कब भाई, राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किनको पास है भाई, पार्लियामेंट के पास है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 4 पुनर्गठन हेतु साधारण बहुमत अपेक्षित। इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चन करूंगा आपको दोस्तों कि मुझे राज्यों का संसद है ना, वो राज्यों का पुनर्गठन कर रही है या राज्यों में कुछ बदलाव कर रही है या उनके नाम में बदलाव कर रही है, जो भी काम कर रही है दोस्तों, उनकी बाउंड्री में बदलाव कर रही है, उनकी सीमा में बदलाव कर रही है, या 2 राज्य मिलकर एक राज्य बना रही है, या एक राज्य के 4 राज्य कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसके लिए दोस्तों कोई संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है। मतलब उसके लिए 368 आर्टिकल की जरूरत नहीं है। उसके लिए दोस्तों सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से पार्लियामेंट लॉ बना के कोई भी काम कर सकती है, ठीक है ना। तो दोस्तों 2, 3, 4 जो आर्टिकल है ना, 2 और 3 आर्टिकल है ना दोस्तों, उसमें जो काम करने वो सारे काम हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। कौन, पार्लियामेंट। तो भाई अनुच्छेद 4 में ये बात बोली गई है कि जो हमें यहाँ पे बहुत सारे जो लॉ बनाने ना स्टेट के रिलेटेड, वो भाई हम आराम से सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से पास करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ 4 आर्टिकल आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है भाई कि हमारा अनुच्छेद 1 है ना, उसमें हमारा नाम क्या है देश का, ठीक है, कंट्री का नाम क्या है, और कानून बनाने की शक्ति किनके पास होती है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास होती है, और कौन सा मेजोरिटी लगता है, तो आपको पता है साधारण बहुमत लगता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और हमने बहुत सारी बातें करी, उनको खासकर ध्यान रखना है दोस्तों। सवाल ये है अब कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ आयोग बनाए गए। आयोग दोस्तों मतलब कमीशन, और पुनर्गठन मतलब दोस्तों राज्यों के, स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब दोस्तों हमने अभी बताया आपको कुछ जो हालात पहले थे, कितने राज्य थे, हमारी रियासतें थी, ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्र थे, बड़े बड़े क्षेत्र थे, उनको कैसे सिस्टमेटिक वे में, एक अरेंज मैनर में हमें उनको सेटल करना है, ठीक है ना। उनकी लोकेशन है, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इनको कैसे, और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे संभालनी है, इसके लिए हमारे लिए चैलेंज था। उसे हम चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, सही करने के लिए दोस्तों हमने कुछ आयोग बनाए। किसने, भारत सरकार ने, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें पता होना चाहिए कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए कुछ आयोग आए थे, वो आपको ध्यान रखने कि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनता रहता है। तो सबसे पहले कौन सा आयोग आया था, ये तो आपको पता है ना, ये क्या है मतलब इसका, राज्यों के पुनर्गठन मतलब स्टेट के रीऑर्गेनाइज करना है स्टेटों को, ठीक है ना, राज्यों को रीऑर्गेनाइज करना है, उन्हें सही से ढंग से लेके आना है भाई। उनकी लोकेशन है, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उनकी स्थिति क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, इन सब का ध्यान रखना है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हमें ये सारे काम करने पड़े। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो दोस्तों, कौन सा कमीशन आया, धर कमीशन, दिख रहा है ना। तो भाई बिल्कुल ध्यान रखना है, धर कमीशन आया था, ठीक है, 1948 में आया था, ये ध्यान रखना है। इसने क्या क्या अपनी रिकमेंडेशन दी दोस्तों, इस कमीशन ने रिपोर्ट में क्या क्या बातें बोली, देख पा रहे हो आप। भौगोलिक, वित्तीय और प्रशासनिक आधार पर इन्होंने बोला दोस्तों कि जो राज्य बने ना, किसके आधार पर बने, भौगोलिक, ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ फाइनेंशियल, उनकी वित्तीय व्यवस्था कैसी है, उनके हालात कैसे हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, और दोस्तों प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पे, प्रशासन के आधार पे तीनों बातें बोली। तो दोस्तों इन्होंने 3 शब्द बोले, ज्योग्राफिकल, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पे तीनों बातें बोली। किसने, धर कमीशन ने। कब आया, 1948 में। तो इन्होंने बोला था दोस्तों हम इन आधार पे राज्यों का निर्माण करेंगे। किनके आधार पे, क्या करेंगे यहाँ पे, निर्माण, किसका, राज्यों का, ठीक है। तो 3 रिकमेंडेशन दी इन्होंने, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो रिपोर्ट थी कहीं ना कहीं इस पर कोई चर्चा हुई, लेकिन वो पास नहीं हुई, ठीक है ना, हम वहाँ पे सफल नहीं हुए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। आंध्र प्रदेश, तेलुगु रीजन, आपको पता है दोस्तों, वहाँ पे जो रीजनल लोग थे ना, वो कहीं ना कहीं भाषा के आधार पे डिमांड कर रहे थे, किसकी, राज्यों की। मतलब पूरे देश में एक चैलेंज था कि भाई हम भाषा के आधार पर राज्य बनवाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता है हमारे देश में इतनी सारी विविधताएं, हर कदम पे भाषा है, और हम ऐसे ही भाषा के आधार पे राज्यों को बनाने लगे ना, तो हमारे देश में लाखों राज्य बन जाएंगे। तो हम जो अखंड भारत का सपना देखते हैं वो कहाँ दिखेगा हमें। तो इतने फ्रेगमेंटेशन हो जाएंगे दोस्तों, टूट जाएंगे, ठीक है। तो हमने सोचा कि केवल भाषा के आधार पर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो चीज़ें हैं वो पीछे निगेटिव मतलब रिजल्ट लेके आएंगी। इसके लिए दोस्तों नेहरू जी नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्य बने, ठीक है, राज्यों का फॉर्मेशन लैंग्वेज के आधार पे हो, ठीक है, वो नहीं चाहते थे। लेकिन दोस्तों जो रीजनल लोग थे, ठीक है, जो क्षेत्रीय लोग थे, कहीं ना कहीं जहाँ पे भाषा की मांग कर रहे थे ना, तो वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक विद्रोह कर रहे थे, सरकार के खिलाफ एक विद्रोह कर रहे थे, एक चैलेंज था, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा हमारा आंध्र प्रदेश में
ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, जेबीपी कमेटी, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये कौन लेके आए, तो जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया और दोस्तों तुम्हारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीनों लोग थे किसमें, जेबीपी में, ठीक है। तो दोस्तों ये कब आई, 1948 में। तो भाई इस कमेटी ने क्या बोला कि भाई तुम लोग एक काम करो, सुरक्षा और फाइनेंशियल, वित्तीय, मतलब सिक्योरिटी और वित्तीय के आधार पर, सिक्योरिटी और फाइनेंस के आधार पर दोस्तों हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे सुरक्षा की समस्या हो उस आधार पे और वित्तीय आधार पे हम राज्यों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, पुनर्गठन करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, पुनर्गठन करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये वाली रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए जेपीबी के पता ही है ना दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीनों नाम याद रखने आपको, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, फजल अली आयोग। इसके बाद कौन सा आयोग आया, फजल अली। ऑर्डर भी ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजी, समझ रहे हो ना। तो हमें 1948 दर कमीशन, उसके बाद कौन आया, जेपीबी कमीशन आया दोस्तों 1948 में। उसके बाद कौन आया, फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन कब आया, 1953 में। तो दोस्तों इन्होंने क्या बोला, तो दोस्तों जब मांग लगातार बढ़ रही थी तो सरकार को कुछ ना कुछ तो एक मीडियम मार्ग अपनाना पड़ेगा, तो भाई कुछ ना कुछ तो एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सरकार ने सोचा ठीक है एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि हम इसके लिए एक प्रबंध करते हैं भाई, कि हम जो ऊपर की जो रिकमेंडेशन है ना दोस्तों, कौन सी, ज्योग्राफिकल, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तीनों जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी ना दोस्तों, ये वाली, साथ ही साथ 1948 में जो चीजें बोली गई, कब, जेपीबी वाली, तो सुरक्षा, ये मिला के दोस्तों उन्होंने बोला कि भाई ये भी रख लो, ये भी रख लो, साथ ही साथ तब हम भाषा के आधार पे और कल्चर के आधार पे, लैंग्वेज एंड कल्चर, क्या, लैंग्वेज एंड कल्चर दोनों के आधार पे। तो दोस्तों सवाल ये है कि जो राज्यों का गठन हुआ था, पुनर्गठन हुआ था दोस्तों, वो केवल भाषा के आधार पे क्या, नहीं दोस्तों, यही तो हमारी गलती होती है। हमने ऐसा, सरकार ने कभी नहीं बोला, न ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री है कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। जैसे अपन बोलते कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है दोस्तों, केवल भाषा के आधार पर नहीं, किसके आधार पर, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर, ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर दोस्तों, कहीं ना कहीं और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के आधार पर दोस्तों, और सिक्योरिटी के पर्पज से। तो ये भी बात मानी गई इनकी, ये भी बात मानी गई इनकी, और दोनों की बात के साथ साथ इन्होंने बोला हाँ ठीक है भाई, ऊपर के मामले मान लो, और साथ ही साथ ये भी बोल दो हाँ ठीक है, भाषा का भी ध्यान रख लेंगे, परेशान मत हो, दंगा खत्म करो, ठीक है। तो कल्चर, संस्कृति, कल्चर और लैंग्वेज के साथ साथ हमने उपरोक्त सारी बातें बोली है ना, इसलिए बोली कि भाई इनका भी ध्यान रखा गया। तो भाई फजल अली कमेटी कब आई दोस्तों, आयोग कब आया, कमीशन 1953 में। तो पहला भाषाई राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। केवल भाषा ही नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ हम केवल शब्द यूज नहीं कर सकते हैं, हम देखना है कि वहाँ पर कल्चर की बात बोल रहे हैं, और तुम्हारी लैंग्वेज, साथ साथ प्रशासनिक और वित्तीय और भौगोलिक मामले, ठीक है ना, इन सब का ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप एक नज़र में इसको देख लें और समझ में आ जाएगा आपको कि भाई 3 कमेटी आए, 3 कमीशन आए थे हमारे, उनमें क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया था और किन की बात मानी गई, ठीक है, कौन कौन से इनने कंसर्न दिए थे। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम देखें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इसमें क्या बोला गया दोस्तों, आपको डेट याद रखनी है, बहुत बार पूछा गया कि राज्य का जो आयोग अधिनियम है वो कब आया था, ठीक है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में क्या बोला गया है, क्या क्या रिकमेंडेशन दी इसमें, वो देख लेते हैं एक नज़र में। भाषाई, लैंग्वेज, क्षेत्रीय, रीजनल, स्थानीय, लोकल डिमांड, ठीक है, को पूरा करने के लिए ये सारी चीजें लाई गई थी, ठीक है ना। तो भाषा के जो लोग भाषा के आधार पर डिमांड कर रहे थे, है ना, और जो क्षेत्रीय डिमांड कर रहे थे ना, तो दोनों शब्द लैंग्वेज, रीजनल एंड लोकल डिमांड, इन तीनों के दोस्तों ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें क्यों लाई गई थी, कि जो स्थानीय लोग हैं ना लगातार मांग कर रहे थे, ठीक है, तो भाई भाषा के आधार पर हमारा राज्य बना दो, ठीक है। तो ठीक है, विभिन्न राज्यों की सीमाओं में बदलाव, वो इस कानून में 14 राज्य और 6 यूटी, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाई जब 1956 का एक्ट आया था तो हमारे पास कितने राज्य थे और कितने यूटी थे, कितने केंद्र शासित राज्य थे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कितने थे, स्टेट कितने थे दोस्तों 14, यूटी कितने थे दोस्तों 6,
कुल मिला के 20। तो दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट कितने 14 हैं, यूटी कितने 6 हैं, ठीक है, हमें ध्यान रखना है। तो ऐसी बातें बोली गई थी भाई, मतलब सारे जो स्टेट थे उनको मर्ज करके कुछ करे तरीका से दोस्तों इन्होंने 14 स्टेट और 6 यूटी बना दिए थे। किसने? भारत सरकार ने, ठीक है। कौन से एक्ट में? 1956 के एक्ट में, ठीक है। और दोस्तों उन राज्यों के नाम क्या हैं वो मैंने आपको दोस्तों लिख दिए हैं, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, ठीक है, नोट भी कर सकते हो। राज्यों के नाम कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश और तुम्हारा मैसूर, ठीक है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये सब दोस्तों क्या थे? स्टेट थे। बात करें यूटी की तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों देख रहे हो दोस्तों, शुरुआत में हिमाचल पे फुल स्टेट नहीं था, यूटी था, ठीक है, तो फुल स्टेट का दर्जा से बाद में मिला, ठीक है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमन दीवी और त्रिपुरा, मणिपुर, ये सारे दोस्तों क्या थे? यूटी थे। धीमे धीमे दोस्तों ये इन लोगों के हालात ठीक हुए, वैसे वैसे सरकार ने इन्हें फुल स्टेट का दर्जा दे दिया, ठीक है। जैसे दोस्तों आपको पता ही है, दिल्ली में मतलब हमारे केजरीवाल साहब हैं, बार बार डिमांड करते हैं केंद्र सरकार से कि हमें फुल स्टेट का दर्जा दे दो, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसे ही दोस्तों इन्हें शुरुआत में कोई फुल स्टेट का दर्जा नहीं मिला था, पहले इन्हें यूटी में रखा गया था, लेकिन कुछ धीमे धीमे दोस्तों बाद में सारे जो स्टेट है उनको नए नए स्टेट बनाए गए, ठीक है ना, और कुछ अलग किए गए, कुछ जोड़े गए, ये सारी चीज़ चलती रही, ठीक है। तो आपको पता है वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। कितने यूटी हैं? 8 है। वो सारी चीज़ यहाँ तक निकल के आ गई, कितने फेरबदल होते रहते हैं आपको पता ही है, ठीक है। तो दोस्तों आपको दिख पा रहा होगा भाई, हमने पार्ट 1 में इतनी बेसिक सारी नॉलेज ली जहाँ से हमारे क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा मेन मकसद क्या था कि भाई पार्ट 1 में हमारे जितने डायमेंशन थे प्री के रिलेटेड वो हमने सारे कवर कर लिए, यहाँ से आराम से क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें इनका कमेटी का ध्यान रखना है, ठीक है, कमीशन का ध्यान रखना है, इनका सारे का, और इनका ऑर्डर भी ध्यान रखना है, इनकी जो रिकमेंडेशन है उनका ध्यान रखना है, और हमें सिंपल मेजॉरिटी का ध्यान रखना है। ये सारी बातें हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी होती हैं दोस्तों, यहाँ से हम आराम से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।